तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये जो हमारा न्यू एनसीईआरटी है एक्सप्लोरेशन, इसमें जो चैप्टर का नाम इसका बदल दिया गया सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बट हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हम लोगों ने ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था। लेकिन जब ये न्यू एनसीईआरटी हम लोगों का आया तो इसमें सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था इसको हमने पहले पढ़ चुके थे। तो इसी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का है इसी का हम लोग देखेंगे, रिवीजन देखेंगे। और जो टॉपिक हम लोगों का एक्स्ट्रा है, इस टॉपिक के अलावा भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, मैक्सिमम हमने तो 90% जो सिलेबस इसमें कवर कर रखा हुआ है न्यू एनसीईआरटी का भी। लेकिन जो 10% जो हमारा सिलेबस है, जो न्यू ऐड हुआ है या जो न्यू आया है, उसके बारे में हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो रखेंगे, उसमें हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। नाउ हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर में है क्या और क्या क्या चीज़ें थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए नोट आपके पास मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में इंस्ट्रक्ट भी कर चुका हूँ कि इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट अपने साथ में रखिए। अगर नोट चाहिए तो बताइएगा, हमारे जो है टेलीग्राम चैनल बायो श्याम सर से आप जा करके वहाँ पे ले सकते हैं नोट। और हम लोग अगर देखा जाए कि जो ये चैप्टर क्लास 9th है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम लोग का है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है इस चैप्टर में जब हम पढ़ने जाते हैं तो सेल क्या होता है, या फिर सेल की स्टडी जब हम करते हैं तो सबसे पहला जो टर्मोलॉजी आता है सेल बायोलॉजी आता है। तो सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? सेल बायोलॉजी, देखो बाबू, सेल बायोलॉजी जो होता है द स्टडी ऑफ सेल के बारे में स्टडी करना इन ऑल एस्पेक्ट, जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गए, उसके फंक्शन हो गए, ये सारी चीज़ों मतलब सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनके जो भी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। मतलब द सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच आर द स्टडी ऑफ द ऑल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल बायोलॉजी। दिस इज द सेल बायोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात जब आ रही है कि सर सेल के बारे में, हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो सर बताइए डिस्कवरी किसने किया था सेल की? सेल की डिस्कवरी किसने किया था? देखो बाबू, जो डिस्कवरी है सेल की कि किसने किया था, वो सबसे पहला जो नाम आता है वो हमारे जो नाम है रॉबर्ट हुक नाम आता है। किनका नाम आता है? रॉबर्ट हुक। देखो बाबू, रॉबर्ट जो हमारे हुक थे, इनमें जो सबसे बड़ी बात अगर हम लोग बात करें कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे हमारे, इन्होंने सबसे पहले कैसे देखा, ये डेड सेल था, कुछ प्लांट्स के डेड सेल थे, उनको एग्जामिन कर रहे थे। एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कि उसको देख रहे थे कि माइक्रोस्कोप पे रख करके, अपने ही द्वारा सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उसको उन्होंने स्टडी कर रहे थे। ये करीब बात थी 1665 की, वहाँ पे एडवांस माइक्रोस्कोप का नहीं डिस्कवर हुआ था। ये सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के, ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के ये क्या कर रहे थे, देख रहे थे और देख करके स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो पेड़, जो प्लांट होता है, प्लांट जो होते हैं, प्लांट के ऊपर जो आप लोग ब्लैक जो देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। प्लांट के ऊपर का जो कॉर्क होता है, जिसे हम लोग छाल भी बोलते हैं हिंदी में, तो इस कॉर्क की ये लोग स्टडी कर रहे थे। जब ये कॉर्क की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर उसमें देखने के लिए मिल रहा है, लिटिल रूम लाइक, वो क्या देखने के लिए मिल रहा है? स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने अपने ही द्वारा, रॉबर्ट हुक ने प्लांट की जो कॉर्क होती है उसकी स्टडी कर रहे थे, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से, अपने ही द्वारा माइक्रोस्कोप से स्टडी के द्वारा उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये जो छोटा सा स्लाइस था, इसको जब डिजाइन, अपने द्वारा डिजाइन सेल्फ माइक्रोस्कोप पर जब उन्होंने रख करके देखा, तो उन्होंने पाया कि इसमें जो छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक, रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट के कॉर्क को लिया
और सिंपल डिजाइन माइक्रोस्कोप पे रखा और उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को इन्होंने स्मॉल कंपोनेंट्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? स्मॉल कंपोनेंट्स का नाम दिया इन्होंने। और इन्होंने इसको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बोला। कौन सा स्ट्रक्चर बोला? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने इसको कहा। किसको कहा? जो उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। और यही जो है एक टाइनी रूम भी इसको हम लोग बोलते हैं कि इस कंपोनेंट्स को उन्होंने टाइनी रूम कहा। और यही आगे चल करके उन्होंने लैटिन वर्ड में जो है इसका नाम होता है लिटिल रूम। सेल का जो मतलब भाई छोटा छोटा रूम है तो उसे लिटिल रूम कहा जाता है। और लिटिल रूम का जो मीनिंग होता है वो सेल ही होता है। तो इन्होंने इसको लिटिल रूम कहा। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग कहें, रॉबर्ट हुक एक कॉर्क लिए, कॉर्क में अपने द्वारा सिंपल डिजाइन माइक्रोस्कोप को कॉर्क के नीचे रख करके, जैसे कि मान लेते हैं ये कॉर्क है, कॉर्क ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप रख करके उसने देखा तो देखें उन्होंने यहाँ पे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको उन्होंने कह दिया कि ये क्या है? सेल है। इतनी सारी बातें थी किसके बारे में? रॉबर्ट हुक के बारे में। इन्होंने 1695 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, प्लांट के कॉर्क को सिंपल माइक्रोस्कोप पे रख करके देखे तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है। ये लिटिल रूम है, लैटिन भाषा में कहा जा रहा है। और यही हमारा क्या निकल के आया? सेल निकल करके आया। तो ये हमारी इनकी जो है एक डिस्कवरी थी। और इन्होंने ये जो कॉर्क होता है ये डेड सेल होता है। ये क्या होता है? डेड सेल। तो बायोलॉजी में एक माइलस्टोन तो बना ही बना, लेकिन इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ये बात आप अपने दिमाग में नोट रखिएगा। किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक का नाम आता है। कौन से साइंटिस्ट थे? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट हमारे हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने किस सेल की डिस्कवरी की? लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप सीधे सीधे बताइए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? कब किया था बाबू? कब किया था? 1674 में इन्होंने डिस्कवरी किया था। वेरी गुड। कब किया था? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किया था। इन्होंने क्या किया था लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए? सर जैसे कि उन्होंने कॉर्क लिया था, तो इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने जो पॉन्ड होता है, तालाब जो होता है, तालाब से इन्होंने वाटर लिया, उसको माइक्रोस्कोप पे रखा और माइक्रोस्कोप पर रख करके ये देखें, उसके बारे में देख लिए। और उसमें देखा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इधर उधर क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को टहलते हुए उन्होंने देखा तो वो पाए कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सिंगल सेल ही है। ये क्या है? सिंगल सेल है। और उसका नाम उन्होंने दे दिया, मतलब वो सिंगल सेल का है, वो फ्री लिविंग सेल था और वो तालाब में उन्होंने देखा। तो बस इतनी ही बातें हैं इसके लिए। एंड देन फिर अगला पॉइंट आता है। देखो बाबू, यहाँ पे सेल की डिस्कवरी हो चुकी है। सेल की डिस्कवरी क्या हो चुकी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सेल होता है, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर ये मान लो सेल है, तो सेल के अंदर पाया जाता है सेंटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। तो सेल तो डिस्कवरी हो गई, तो न्यूक्लियस की किसने डिस्कवरी की थी? कोई बताएगा? कमेंट करो। न्यूक्लियस की किसने डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831 में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किस में किया था? किस सन में किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। देन एक डिस्कवरी और आती है जिसका नाम है टर्म प्रोटोप्लाज्म के नाम आता है। टर्म प्रोटोप्लाज्म। देखो बाबू, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया था? मतलब कहा था कि ये प्रोटोप्लाज्म ही है। प्रोटोप्लाज्म किसने कहा था? तो हमारे जो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पुरकिंजे। साइंटिस्ट का नाम क्या है? पुरकिंजे। जो ये हमारे पुरकिंजे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, पुरकिंजे जो साइंटिस्ट है, ये करीब ईयर जो लगभग है 1839 के करीब की बात होती है। ये किसकी बात है? 1839 के करीब की बात है। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है?
जो ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसी को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, और ये कब दिया था? 1893 में दिया था। ये 3 डिस्कवरी हो जाती है। देन इसके बाद क्या होता है? सेल थियरी दी जाती है। सेल थियरी, सेल थियरी कौन दिया था ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्या? सेल थियरी। सेल थियरी 2 साइंटिस्ट मिलकर के देते हैं बाबू। अगर आप अपने नोट में देखेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा सेल थियरी 2 तरीके से दो साइंटिस्टों ने मिलकर के दिया था, मैथिस जैकब एंड स्क्लेडिन। देखिए मैथिस जैकब जो स्क्लेडिन थे ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, और वहीं हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान, टी स्वान करके नाम था। वो एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे वो? जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो जर्मन जूलॉजिस्ट और जर्मन बॉटनिस्ट ये दोनों मिलकर के सेल की थियरी दिया था, सेल की थियरी दिया था। और इन्होंने कहा था, क्या कहा था सेल थियरी में? देखिए जो आल प्लांट होते हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट है, एंड एनिमल, इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और इनका जो बेसिक एक तरह से यूनिट है, और इन्होंने कहा कि जो लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो भी क्या है? सेल है, इन्होंने बताया था। बाद में हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने इस सेल को मॉडिफाई किया था, इस थियरी को मॉडिफाई किया था, जिनका नाम था आर विर्चो नाम था। क्या नाम था? देखिए बाबू ये नाम बहुत ही एक तरह से कंफर्ट नाम, 2 नाम आ गया। एक हमारे सेल थियरी जिन्होंने प्रोड्यूस किया था नाम है, ठीक है ना, मैथिस जैकब स्क्लेडिन, और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं टी स्वान। तो जो स्क्लेडिन थे वो बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सब सेल से बने हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया सेल से बने हुए हैं। लेकिन आर विर्चो ने बताया कि आपकी बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपके सेल में। इन्होंने एक थियरी का नाम दिया, इन्होंने कहा देखो आपकी बात एकदम सही है, लेकिन आप ये बताइए ये सेल आया कहाँ से? ये इन्होंने पूछ लिया, आर विर्चो ने पूछा, रुडॉल्फ विर्चो पूरा नाम है, इन्होंने पूछा कि बताइए सेल आया कहाँ से? तो ये जवाब ना दे पाए तो इन्होंने कहा कि एक थियरी दिया, इन्होंने एक वर्ड बोला। क्या बोला? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बोला, क्या बोला? ओमनीज सेलुला। आपने लिखा है, अपने कॉपी में लिखा हुआ ओमनीज सेलुला ई सेलुला का नाम दिया, ठीक है ना, ई सेलुला हो गया, ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा इसका मतलब क्या होता है? आर विर्चो ने कहा, आर विर्चो ने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जितने भी सेल इस धरती पे आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे सेल से एग्जिस्टिंग है। इवन मैं भी किसी न किसी सेल से उत्पन्न हुआ हूँ, आप भी किसी न किसी सेल से उत्पन्न हुए हैं, अमीबा किसी सेल से ही बनी हुई है, सब सेल से ही बने हुए हैं। ये कौन बता के चला गया? रुडॉल्फ विर्चो बता दिए। तो इसके पहले जो 2 साइंटिस्ट थे, जो स्क्लेडिन और स्वान थे, उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल होते हैं, मतलब प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, सब सेल से बने होते हैं। आर विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स जितने भी सेल हैं वो सब कहाँ से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। तो ये हमारा इतने टॉपिक्स थी। क्या क्या टॉपिक्स थी एक बार हम लोग एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। सेल के बारे में देखा, डेड सेल किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। टर्म प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? 1895 में। अब कहेंगे सर ये किसने दिया था? 1831 में। अब देखो फिर सेल थियरी आती है। सेल थियरी 2 साइंटिस्ट थे, स्क्लेडिन एंड स्वान। स्क्लेडिन एंड स्वान ने कहा जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सब सेल से बने हुए हैं। वहीं रुडॉल्फ विर्चो ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने कहा जितने भी सेल हैं वो किससे बने हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में आता है। तो सो आई एम गोइंग टू द इरेज दिस टॉपिक नाउ। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होगा?
इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए, जिसके पास एक ही सेल पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसके पास कितना सेल पाया जाएगा? एक ही सेल पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? जिसके पास ढेर सारे सेल पाए जाते हो। जिसके पास कैसे ढेर सारे? यूनिसेलुलर का मतलब जिसके पास सिंगल सेल पाया जाता हो। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसके पास ढेर सारे सेल पाए जाते हैं। जैसे कि अमीबा, अमीबा जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? अमीबा यूनिसेलुलर का। जैसे कि ह्यूमन कैसा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि यूनिसेलुलर जिसमें एक पाया जाता है, मल्टी सेलुलर जिसमें ढेर सारे पाए जाते हैं। सेल, नंबर ऑफ सेल, जैसे कि अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल ही फ्री लिविंग सर्वाइव कर रहा है। अमीबा, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। वहीं पे अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो जैसे कि हम हो गए, मतलब जिसके पास ज़्यादा, हमारे पास बिलियन ऑफ सेल पाया जा रहा है, तो वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल। जैसे कि कोई भी हो गया, काऊ एंड पिकॉक, हैन, कुछ भी जो भी है मल्टी सेलुलर, जिसके पास, जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो सब लगभग लगभग क्या है? मल्टी सेलुलर है। एग, कुछ लोग कहेंगे सर एग क्या है? एग एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर हम कह सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल हम कह सकते हैं उसको, एग। दूसरा जो आता हमारा, जो ये तो हमारा सेल के बेस पे क्लासिफिकेशन है। अब एक जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है, वो क्लासिफिकेशन कुछ थोड़ा सा हटके है, जिसका नाम है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड एक आता है यूकैरियोटिक। आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बहुत पढ़ा, समझ नहीं आया। तो देखिए बाबू, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, देखिए सेल, देखिए सेल, ये भी क्या है? सेल है। ये भी क्या है? सेल है। और डिफरेंस देखिए, ये बैक्टीरिया का सेल है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए था, न्यूक्लियस। क्योंकि सर न्यूक्लियस बनाइए, न्यूक्लियस, बाबू इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें, न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट। ये देखिए अब्सेंट, माइनस मतलब अब्सेंट, प्लस मतलब प्रेजेंट। मतलब कि न्यूक्लियस, सबसे बड़ी डिस्कवरी की बात होती है, न्यूक्लियस की ही बात होती है। किसकी बात होती है? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट। अगर किसी से पूछिए न्यूक्लियस है, नहीं है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट। न्यूक्लियस है, यूकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट। बस सिंपल सा, और आपको कुछ भी कहना ही नहीं है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इससे ज़्यादा इसमें दोनों टॉपिक में कुछ है ही नहीं। अगर आपको इतना याद है, आपके लिए सफिशिएंट है। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम लोग देखें इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने मन से डिफरेंस भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लिख सकते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग को यही देखने को मिलता है, बहुत सारे डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स को लेकर के, ठीक है, और सेंट्रियोल्स को लेकर के। लेकिन जो जब सेल ऑर्गेनल ही एब्सेंट इसमें हो जाएगा, तो बाकी हम सारी बातें कर ही नहीं सकते। सेल ऑर्गेनल, जैसे कि ये, जैसे कि आपके अंदर ऑर्गन है, छोटे छोटे ऑर्गन है, लेकिन इसके अंदर कोई सेल, जैसे कि हमारे पास सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये एक सेल ऑर्गन है, जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो अब बाबू, अगर कोई जब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जा रहा है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं देखने के लिए मिलता है। और डिफरेंस में कई सारे 4-5 पॉइंटें दिए गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर हम मैसेज करिए, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आता है इसके बाद जो है, तो सेल के बारे में, सेल के बारे में ही चीज़ें करेंगे हम लोग। सेल की जो टॉपिक्स है, मतलब उसके सेल किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या करता है, कैसे करता है, इन सब चीज़ों को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। अगर हम लोग बात करें इस लाइन बाय लाइन को लेकर के,
कि सेल क्या हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू द इरेज दिस। आफ्टर दैट एक हम लोग माइंड मैप बनाएंगे, माइंड मैप। उस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जो सेल है, ध्यान दीजिएगा, सेल को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों। एक जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक हम लोग का स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये देखेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे सेल डिवीज़न देखेंगे। सेल डिवीज़न हम लोग को दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है माइटोसिस और एक होगा हम लोगों का मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्या होगा? मियोसिस में जो जैसे कि मान लो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम हम लोग के पास 44 होता है जिसको हम लोग 2n भी बोलते हैं, तो ये रिड्यूस होकर के n हो जाता है, मतलब ये 23। मतलब मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस एक क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। लेकिन माइटोसिस जब होगा तो 2n है तो 2n ही रहेगा, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। कौन सा डिवीजन कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। वहीं अगर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो सेल के स्ट्रक्चर को जनरली कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया। सेल स्ट्रक्चर को कितने भागों में डिवाइड किया गया बच्चों? दो भागों में। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा हम लोगों को अगर बात किया जाए तो दूसरा हम लोगों का प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि ये सेल है, तो सेल के ये जो बाहर वाला लेयर है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड कर दिया है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो फंक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अकॉर्डिंग टू द बुक। एक हम लोगों को देखने को मिलता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक में देखने को मिलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, वो दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक हम लोग का जनरली हो जाएगा डिफ्यूजन, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? ऑस्मोसिस। एक क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन आप लोग जानते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? हायर कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा डिफ्यूजन के बाद? ऑस्मोसिस। क्या होगा? ऑस्मोसिस में दो तरीके से ऑस्मोसिस होता है। एक हम लोग इंडो ऑस्मोसिस देखेंगे और एक हम लोग देखेंगे एक्सो ऑस्मोसिस देखेंगे। वही जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें एनर्जी की खर्च होती है। प्रोटोप्लाज्म दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक हम लोग को देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म, और दूसरा हम लोग को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। एक हम लोगों का प्रोटोप्लाज्म और दूसरा क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। तो अब साइटोप्लाज्म के भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक है साइटोसोल और दूसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा सेल ऑर्गेनल्स। देखो बाबू, ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। ये सब हम लोग का एक छोटा मोटा एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है? इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे बेसिक से क्लासिफिकेशन हमने रखा हुआ है। इसके बाद और भी क्लास, सेल ऑर्गेनल भी कई टाइप, जैसे कि राइबोसोम, ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये जितने सारे देखने के लिए मिलेंगे ये सब इसमें देखने के लिए मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स में। तो ये सारी चीज़ों को भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियस तो हमारा न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर प्लाज्मा होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन थ्रेड होगा। ये सारी चीज़ें इसमें न्यूक्लियस में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपने पहले से ही माइंड मैप बना करके रखा हुआ, ये जस्ट मैंने आपको याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि इतने सारे टॉपिक्स हमारे रहेंगे और इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वी आर डूइंग द रिवीजन इन दिस सेशन। तो नाउ कैन आई इरेज दिस? ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों ने नोट कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। तो
हम लोग इस टॉपिक को देखने के बाद हम लोग साइज ऑफ सेल देखेंगे, मतलब सेल की साइज कैसी होती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सेल की साइज़ कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी नहीं है सेल की साइज़, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को क्या लगता है कि सेल की साइज़ क्या लगभग हो सकती है? आप कहेंगे सर ऑस्ट्रिच भी हम लोगों ने देखा है। ऑस्ट्रिच का जो अगर बात करें तो बहुत लंबा होता है। ह्यूमन सेल कितना हो सकता है? तो बाबू डायमीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सेल देखने के लिए मिलता है। तो हमने बताया है जो ह्यूमन सेल होते हैं इनकी अगर डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर, ठीक है, तो इतना 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर देखने के लिए मिलता है। कौन सा देखने मिलता है? ह्यूमन सेल। वहीं अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें, तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वही सबसे लार्जेस्ट साइज में अगर हम लोग बड़ी बात करें। और अगर हम लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, देखो लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, बड़ा ये बड़ा है, लॉन्गेस्ट लंबा, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। किसका एग होता है? ऑस्ट्रिच का। वहीं लॉन्गेस्ट की बात करें तो हम ही लोगों के जो बॉडी में नर्व सेल पाया जाता है वो सबसे जो होगा इसमें, मतलब साइज में एक तरीके से हम कहें तो लंबा होता है देखने में, ठीक है। और वहीं अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि सबसे छोटा सा सेल कौन कौन सा है, तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पीपीएलओ नाम का जो सेल होता है ये सबसे छोटा देखने को मिलता है, सबसे छोटा। इसकी जो साइज होगी वो 0.3 माइक्रोमीटर की लगभग देखने के लिए मिलती है, इतना छोटा होता है। वहीं बैक्टीरिया का जो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का कितना होता है? जैसे बैक्टीरिया से भी छोटा, हाँ बैक्टीरिया से भी पीपीएलओ छोटा होता है। ये 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, ये 0.3 है बाबू। पीपीएलए सबसे छोटा होता है, माइक्रोप्लाज्म भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा था ओवरऑल साइज के बारे में। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है, शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल क्या होता है? इसको इरेज कर दें। शेप ऑफ सेल मतलब सेल का शेप कैसा होता है। अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे नर्व सेल जो होगा वो इलोंगेटेड होगा, उसमें ब्रांच भी निकले होते हैं, तो मतलब सेल ब्रांच शेप के भी हो सकते हैं। डिस्क्वाइड मतलब डिस्क लाइक होते हैं। डिस्क मतलब ऐसे चिपटे डिस्क की तरह, ऐसे डिस्क्वाइड्स होते हैं। डिस्क्वाइड्स कौन हो सकते हैं? जनरली आरबीसी को भी सभी लोग कहते हैं डिस्क्वाइड होता है, बात तो सही है, चिपटा होता है, डिस्क्वाइड्स होता है। मसल सेल कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं मसल सेल। वहीं एग कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। एग स्फेरिकल शेप का होता है, ऐसे एग होता है ना, ये एग इस तरह से होता है, तो इसको हम लोग स्फेरिकल शेप मांगते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सेल जो होते हैं बहुत सारे शेप के आपको पढ़ने के देखने के लिए मिलते हैं। अमीबा का शेप ही नहीं फिक्स होता है, डायनेमिक शेपर्स कहा जाता है अमीबा को। हमारे सेल को भी WBC जो होता है वो भी डायनेमिक शेपर्स होता है, उसकी भी शेप जो होती है डिसाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है अमीबा सेल में। नाउ अगर हम ये दोनों टॉपिक पढ़ते हैं, सेल शेप और सेल साइज के बाद, सेल शेप और सेल साइज के बाद ही हम लोगों का कुछ टॉपिक और ज़्यादा बेहतर आने देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो सेल होता है, सेल के दो टाइप्स देखने के लिए, मतलब सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब जो सेल का, ध्यान से दीजिएगा, ये जो सेल है, सेल का ये जो लेयर है, ये जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये दिखता कैसे, इसी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारे लिविंग सेल में पाया जाता है, पहला पॉइंट है। ये किस में पाया जाता है? सारे लिविंग सेल में पाया जाता है। अब बात किया जाए, जब सारे में पाया जाएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बन ही जाता है। और सब में एक ही तरीके से बना हुआ है, और वो भी बाई लेयर है। सबसे पहले क्या है? बाई लेयर फास्फोलिपिड का बना हुआ, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स हम लोग अभी बोलेंगे, लिपिड्स का बना हुआ। और इसके साथ साथ क्या है इसमें प्रोटीन है। क्या है इसमें? प्रोटीन। और क्या है? स्मॉल, कुछ और है बाबू बताओ, पढ़ाया गया है। स्मॉल फैक्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फैक्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है?
स्मॉल छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। इस प्लाज्मा के बारे में हमारे एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, जो सिंगर और निकोलसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में और इसके बारे में बताया भी है कि ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो हम लोग सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्टों ने क्या बताया था, और इन्होंने एक्चुअल में सिंगर और निकोलसन नाम के जो साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका फंक्शन आप तो ऐसे ही देखने पे ही समझ में आ रहा होगा कि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव का काम करता है, प्रोटेक्टिव दैट द इन्वायरमेंट इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जो सेल का इंटरनल कंपोनेंट्स होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है तो प्रोटेक्ट करेगा। एंड एक तरीके से ये सेल के शेप को भी बनाता है, मतलब सेल का शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, लॉन्गिट होगा, फाइबर होगा, कैसा होगा, ये सेल के शेप को भी बता दिया। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सारी बातें हैं, लेकिन ये जो है एक बेसिक जो फंक्शन जो लगभग लगभग सब में देखने को मिलेगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा जो होता है, ये साथ ही साथ ये बहुत सारे मटेरियल को अंदर आने देता है और बाहर भी जाने देता है। मतलब भाई अंदर बाहर तो लगा ही रहेगा इसमें मटेरियल्स का आना जाना, तो ये जरूरी है। तो ये मटेरियल को आने भी देता और जाने भी देता है। साथ ही साथ अगर इसमें से अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर हम लोग कुछ निकाल लेते हैं, फ्लूइड को निकाल लेते हैं, तो ये सिकुड़ जाएगा। अगर ये श्रिंकिंग हुआ, मतलब अगर हम श्रिंकिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? श्रिंकिंग। अगर श्रिंकिंग हुआ, अगर श्रिंकिंग प्लांट में हो जा रहा है, श्रिंकिंग अगर सिकुड़ना अगर प्लांट में हो रहा है, तो उसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। टर्मोलॉजी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। वहीं अगर ये एनिमल में सिकुड़ रहा है, किस में सिकुड़ रहा है? एनिमल में, तो उसको हम लोग क्रीनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रीनेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। प्लांट में अगर हुआ तो प्लाज्मोलाइसिस और अगर एनिमल में हुआ तो क्रीनेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। श्रिंकिंग अगर हो रहा है, मतलब इसके अंदर का अगर सारा फ्लूइड हम निकाल लेते हैं तो प्लांट सिकुड़ जाएगा, तो उसे प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। अगर एनिमल में सिकुड़ेगा तो। यही नहीं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एनर्जी यूज कर करके, ये एनर्जी यूज करके सबस्टेंस को अंदर लेकर के जाना, बाहर निकालने का भी काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ को ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ध्यान से रखिएगा, एक्टिव जैसे कहते नहीं, एक्टिव है। एक्टिव है तो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। एक्टिव है तो एनर्जी है, एक्टिव है तो एनर्जी है। पैसिव है तो आलसी है, ठीक है ना? पैसिव है तो आलसी, एक्टिव है तो एनर्जी। तो पैसिव जो होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के ऊपर बैठ जाएगा, कहीं पे भी लग जाएगा, कहीं पे भी लेट जाएगा, कहीं पे भी सो जाएगा, तो पैसिव है। पैसिव मतलब चला जाएगा, इससे पानी के साथ बह रहा है, सारी चीज़ें बह के जा रही हैं, चला जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहता नहीं, मुझे कुछ स्पेशल दो, फैसिलिटी दो। जैसे कि कोई कह रहा नहीं, मुझे बिना फैसिलिटी के मैं नहीं जाऊँगा, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे सारी चीज़ चाहिए। और कोई है कह रहा है कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं कैसे भी चला जाऊँगा, चालू में भी चला जाऊँगा। नहीं कह रहा मैं ये एसी में जाऊँगा, एसी ही रहेगा तभी जाऊँगा। कोई कह रहा नहीं, अरे कहीं मिल जाए स्लीपर, कहीं जनरल, कहीं पे बस बैठने मिल। तो पैसिव चाहे जैसे चला जाएगा। लेकिन एक्टिव को किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या बनना है वो आप डिसाइड करेंगे, आप एक्टिव बनेंगे या पैसिव। इट्स योर चॉइस। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है बाबू ना, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये दो तरीके से देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में रखा ही था। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक होता है डिफ्यूज़न। क्या होगा? डिफ्यूज़न। और जो हमारा दूसरा देखने को मिलता है वो क्या होता है? ऑस्मोसिस। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में है समस्याएं हैं, कई तरह से लोग देखने के लिए मिल सकते हैं, स्लीपर, जनरल। तो जो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है, डिफ्यूजन को क्या कहें? डिफ्यूजन में बाबू
जब कोई सबस्टेंस जाना होगा उस पर तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो, ज़्यादा है तो उस तरफ, कम की तरफ क्या करेंगे, बहने लगेंगे। तो इसे हम लोग एक डिफ्यूजन भी बोलते हैं। जैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, जैसे कि आपने ऑक्सीजन लिया अंदर और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो बाहर निकल गया, और ऑक्सीजन अंदर कम है तो ऑक्सीजन अंदर चला गया। तो कई सारे डिफ्यूजन के भी प्रोसेस होते हैं। इवन हम लोग प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर आ जाना वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। यहाँ पे सबसे जो मज़ेदार कहानी है ऑस्मोसिस को लेकर के है। ऑस्मोसिस कहता है कि हमको जब भी होना है तो हमको चाहिए एक मेम्ब्रेन। बाबू आप ध्यान रखिएगा बात को, क्या चाहिए, मेम्ब्रेन। और वो भी उस मेम्ब्रेन की बात कर रहा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये एक है मग है, तो इसमें ये जो है हमारा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इस बगल हम लोग वाटर को भरेंगे और इस बगल भी हम लोग वाटर का घोल, किसी भी तरह का घोल हम लोग इसमें भरेंगे। अब सोच रहे हैं कि इधर वाटर मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं 80 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इस बगल अगर 70 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरा क्या है आई डोंट नो दैट, दूसरा क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं, बस वो काउंट करेगा कि इस तरफ अगर 80 है इस तरफ अगर 70 है तो इस वाले सॉल्यूशन को लगेगा कि इस तरफ वाटर कमी है, तो ये मेम्ब्रेन कहेगा इस तरफ जाओ, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। और कब तक जाएंगे, जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो, मतलब 75 इस तरफ भी हो जाए 75 इस तरफ भी हो जाए। ये जो टाइप होता है इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। कहेंगे सर ये कहीं आपने रियल एग्जाम्पल देखा है क्या? हाँ बाबू, क्योंकि ऑस्मोसिस जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। कहेंगे सर इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस में क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए बाबू, इंडो ऑस्मोसिस में अगर आपने क्या किया, आपने रिंकल्ड चना लिया, चना आप लोग सुबह खाते ही होंगे, कुछ लोग, बहुत लोग खाते होंगे, तो चने को अगर आप भिगो देते हैं तो सुबह जब उठ के देखते हैं तो चना फूला हुआ नज़र आता है। तो चने ने क्या किया होगा बाबू, ज़रा मुझे बताना। चने ने पानी एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब किया होगा और वाटर एब्जॉर्ब करके फूल गया होगा। इवन आपने किशमिश भी देखा होगा, तो किशमिश भी अगर आपने मीठा भात या मीठा चावल खाया होगा, जिसे हम लोग खीर भी बोलते हैं, वो जो खीर होता है, खीर में किशमिश अगर निकालेंगे तो वो फूला हुआ रहेगा। क्या उसमें दूध अंदर जाता है? नहीं, उसमें क्या अंदर जाता है, उसमें सिर्फ वाटर अंदर जाता है, ना ही शुगर ना ही कुछ। तो एक तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करके वो चीज़ें किया। तो ऐसे प्रोसेस को जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वाटर को अपने अंदर लेगा, प्लस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वाटर को अंदर जो लेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस। जैसे आपने किशमिश का एग्जांपल देखा। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होगा, जो वाटर को बाहर निकालेगा। कौन बाहर निकालेगा? उसी किशमिश को आप घर पे प्रयोग करिएगा, वाटर ले लीजिएगा और ढेर सारा साल्ट घोर लीजिएगा। एक फूला हुआ किशमिश लीजिएगा, पहले उसको फुला लीजिएगा, उसके बाद साल्ट और वाटर घुले हुए में डाल दीजिएगा, आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि उसमें से जितना पानी था वो सब बाहर निकल जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो किशमिश होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इंडो एक्सो ऑस्मोसिस जो हो गया, ये हम लोग सिकुड़ेगा, इंडो ऑस्मोसिस में फूलेगा। तो ये दो तरीके से होते हैं। लेकिन ये जो इंडो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस जो ये हो रहा है, ये सॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब किस में ये रखे जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन। सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, ये किस सॉल्यूशन में रखे जा रहे हैं? तीन तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिलता है। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा क्या होगा। और तीसरा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मैटर फंसा है सर, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, यहाँ पे मैटर फंसा हुआ कि सर अब क्या करेंगे। अब जो है हम सॉल्यूशन बनाएंगे तीन। पहला हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे, दूसरा हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे, और तीसरा हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे।
आई होप इंडो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। इंडो ऑस्मोसिस जब किशमिश जो होगा वो फूल जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। जब किशमिश सिकुड़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा। तो जैसे ही इसमें सेल रखा जाएगा, कोई भी सेल अगर रखा जाएगा तो वो फूल जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और साल्ट की क्वांटिटी कम रहेगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसो मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर, सेल की बराबर ही उसका मतलब सॉल्यूशन रहने वाला, मतलब जितना सेल में वाटर रहेगा उतना बाहर भी वाटर रहेगा, तो ना ही सेल के अंदर पानी जाएगा ना सेल के बाहर आएगा, उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैटर आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ढेर सारा साल्ट घोल दो, नमक हो जाएगा कम। अब जैसे ही आप इसमें सेल रखेंगे तो वो सेल हो जाएगा सिकुड़, और कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्चुअल में ये समझाने की कोशिश किया गया है एक्सो ऑस्मोसिस को। इसको समझाने किया गया एक्सो ऑस्मोसिस को। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इंडो ऑस्मोसिस होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सो ऑस्मोसिस होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं होगा। कुछ मतलब कुछ भी नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे हमारे सेल के, सेल जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ छोटे मोटे जो प्रॉपर्टी थे ये थे। अब हम लोग इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है सेल वॉल। बाबू ये जो सेल वॉल होता है ना, ये यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट। ये यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। ये प्लांट में सबसे बाहर देखने के लिए मिलता है सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ देखने के लिए मिलता है। चाहे प्लांट हो गया, किस में देखने को मिलेगा, चाहे प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं सब में, जैसे फंगी हो गया, इन सब में बाहर की जो खोल होगी, बाहर की जो लेयर होगी वो जनरली, जैसे कि मान लो ये हमारा सेल है, ये सेल है, तो इस सेल के एक जो लेयर ऐसे देखने को मिलेगा इसे हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा, और ये हमारा जो है सेल है। अब ये सेल अगर एनिमल सेल है, प्लांट सेल है तो और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, अगर बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक होगा, न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबू हम एक सीधी सीधी अगर बात बताएं, सीधी सी, कि ये जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल हमारा सेल के आउटर लेयर में देखने के लिए मिल सकता है, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है तो एक तरीके से ये बाहर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आउटर मोस्ट जो है फ्रीली परमिएबल लेयर्स होता है, और ये जनरली बाहर देखने के लिए मिलता है। ये पाया ही क्यों जाता है, सेल को टूटने, फूटने, फटने से बचाने के लिए पाया जाता है। ये कि हार्ड कवरिंग होता है जिसकी वजह से प्लांट मजबूती से खड़ा रहता है सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं पाया जाता तो प्लांट खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा बाबू। मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी बताया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये किससे बना हुआ था, ये बना है सेलुलोज से बना होता है। प्लांट में सिर्फ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट में किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ये किससे बना होता है, सेलुलोज से। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कम्प्लेक्स, मतलब जो सेलुलोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट से एक्चुअल में बना होता है। और ये जो सेलुलोज होता है ये हम लोग भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये जिसको डाइजेशन के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो जब खाते हैं ना बाबू, तो उनके पेट में जाता है, तो उनके पेट में जो जैसे हम लोग को स्टमक पाया जाता है, ऐसे उन लोगों को रूमिनेंट एरिया पाया जाता है, जहाँ पे ये जो है सेलुलोज को रखते हैं, और वहाँ पे सड़ाया जाता है। वहाँ पे मेथेनोजन नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है जो इसको खा करके, सड़ा करके ख़त्म करती है, और सड़ा के ख़त्म करने के बाद इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है उसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज को। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग समझें, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था बीच में। हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे सेल वॉल के बारे में देख रहे थे,
सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोगों को सेल वॉल के बाद का जो टॉपिक है, हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। बीच में करीब 5 से 6 मिनट थोड़ा सा ग्लिच था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा इसको देखना पड़ रहा है। तो हम लोगों का क्या मैटर है इसमें कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ध्यान से आप समझिएगा, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल देख रहे थे। जो स्ट्रक्चर, आप इस पॉइंट को भी देखिएगा, इसके बाद ही जस्ट यही आता है, न्यूक्लियस ही आता है। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल जो होता है, इसमें कह रहा है जो बैक्टीरिया होती है, कौन होती है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना बाबू, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। वहीं अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी का जो सेल वॉल होता है, लिख लीजिएगा, वो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। ये किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टाइडो, ठीक है ना, ग्लाइकेन या ग्लाइकेनिन भी बोला जाता है। और वहीं प्लांट की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, फंजाई की काइटिन, और वहीं प्लांट की बात करें तो सेलुलोज से देखने को मिलता है। इसके मोस्टली जो फंक्शन होते हैं प्रोटेक्टिव करने की बात करते हैं, और साथ ही शेप को भी मेंटेन रखने का काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सन 1831 की बात है जब उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन है। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन डेंस प्रोटोप्लाज्म बॉडी है सेल के अंदर। मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे ये मेम्ब्रेन है, ये और ये 2 है, तो ये बीच में थोड़ा सा मोटा है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो इसे डबल मेम्ब्रेनस भी बोलते हैं। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये पूरा जो सेल है, इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर का जो सबसे बड़ा और लार्जेस्ट पार्ट है ना बाबू, वो न्यूक्लियस ही है, जो सबसे बड़ा और लार्जेस्ट पार्ट है। साथ ही साथ इसमें आरबीसी जो होता है, आरबीसी में जो होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और एक और प्लांट का जो होता है सीप ट्यूब जो होता है, जो भी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा भी है सॉरी। अब जो सिप ट्यूब होता है, प्लांट में जो सिप ट्यूब होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ह्यूमन के आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो नहीं पाया जाती, मतलब जब वो ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ये बना किस किस से है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग न्यूक्लियर, मतलब तरल पदार्थ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्म बोलते हैं। और वहीं बीच में जो पाया जा रहा है न्यूक्लियोलस बोलते हैं, डेंस होता है। और जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। आपने बुक में भी बनाया हुआ है। न्यूक्लियर इन्वेलप एक पोर है जिसके थ्रू मटेरियल अंदर जाएगा, कुछ बाहर जाएगा, मतलब एक छोटा सा मिंट पोर है। इसी के सारे सबस्टेंस जो होते हैं, साथ ही साथ ये जो साइटोप्लाज्म है और अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों के साथ जो है मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता रहता है। एंड अगर हम लोग इसको देखें कि न्यूक्लियोप्लाज्म इसका क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर का जो फ्लूइड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक पार्ट है। और इसमें क्रोमैटिन थ्रेड भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो धागा है न्यूक्लियस का, जो उसमें जो सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसमें सारा डाटा है, जैसे कि हम लोग जैसे पेन ड्राइव जो है, तो जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है एक तरह से पेन ड्राइव की तरह काम करता है, डाटा केबल की तरह काम करता है, जो मैसेज को भेजने का काम करता है। अब जो इसके अंदर का जो ये एक्चुअल में क्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियोलस जो है, ये जो है इसमें ढेर सारे आरएनए पाए जाते हैं। ये स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी इसको कहा जाता है। जो डार्क स्ट्रक्चर आपको बीच में जो न्यूक्लियोलस देखता है, ये डार्क स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, और इसमें ही आरएनए पाया जाता है। क्रोमैटिन थ्रेड एक डार्की स्ट्रेन है, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो सारे इन्फॉर्मेशन इसी में रहता है पूरे सेल का। सेल को क्या करना है क्या नहीं करना, सारे इन्फॉर्मेशन क्रोमैटिन थ्रेड में पाए जाते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है
फंक्शन क्या होता है, पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करना होता है। फंक्शन क्या होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करना, साथ ही साथ राइबोसोम बनाना, प्रोटीन बनाना, डाइजेशन करना, कुछ नष्ट करना है, किसी फॉरेन पार्टिकल से लड़ना है, कुछ भी ओवरऑल जितने भी आपको समझ में आ जाए वो सारे काम करने का काम न्यूक्लियस करेगा। एंड अगर हम लोग बात करें कि साइटोप्लाज्म की, जैसे कि हमारा जो टॉपिक था ये न्यूक्लियस था। जैसे सेल के अंदर का हम लोगों ने बाहर देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने इसके अंदर का न्यूक्लियस देख लिया। अब इसके बीच में जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की क्या बातें हैं। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है बाबू, साइटोप्लाज्म एक क्या है, फ्लूइड है, जिस सेल के अंदर पाया जाए, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से पाया जा रहा है, सेल का जो आउटर लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाता है तो किसको कंक्लूड किया जाता है, दो तरह से इसमें कंक्लूड होते हैं। अगर कोई पूछे सर साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आप बताइएगा कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोसोल, बात ध्यान दीजिएगा, साइटोसोल और प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये सेल ऑर्गेनल क्या होता है। देखिए बाबू, ऑर्गन्स, जैसे कि ये हमारा सेल है, तो आप लोग जानते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना बाबू, ये एक सेल ऑर्गन है, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स है। इसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ये भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनल है। आपने गोल्गी बॉडीज़ का भी नाम सुना होगा, गोल्गी बॉडीज, सर गोल्गी बॉडीज़ भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलता है। क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स चीज़ के देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब सेल ऑर्गेनल है। तो कह रहा है सेल ऑर्गेनल वाला, अगर सेल ऑर्गेनल वाला जो साइटोप्लाज्म होता है और जो साइटोसोल होता है, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है। बात ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल को मिला करके ही बनता है साइटोप्लाज्म। साइटोसोल सिर्फ जो है एक ग्राउंड सबस्टेंस है सेल का। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सेल ऑर्गेनल कितने हो सकते हैं, लगभग जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं कितने सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सर, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनल। यस आई नो बाबू, आई नो, राइबोसोम से लेकर के ER तक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में जो सबसे पहला हम लोगों को देखने को मिलता है वो है राइबोसोम्स। तो सर और कौन कौन से होते हैं, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा क्या दिखाएंगे हम लोग, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद लाइसोसोम। क्या देखने को मिलेगा, लाइसो, देखो नाम याद रखना, एक एक का नाम। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। प्लास्टिड्स, क्या है, प्लास्टिड्स। और कोई बताए, नेक्स्ट क्या है, बताओ। वैक्यूल्स, सर वैक्यूल्स छोड़ दे रहे हैं, वैक्यूल्स, ठीक है ना। एंड और कोई एक बात बताओ, कमेंट करो, सेंट्रियोल्स, वेरी गुड, सेंट्रियोल्स। तो ये जो हमारे हैं, ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल में राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, राइबोसोम। देखो बाबू, राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। पहला नेम इंजन ऑफ सेल, दूसरा प्रोटीन फैक्ट्री। किसका, फैक्ट्री ऑफ, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। प्रोटीन कंस्ट्रक्शन भी इसको टर्म दिया गया है। ये सबसे मतलब एक तरह से स्मॉलेस्ट, छोटा होता है। इसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता। पॉइंट याद रखिएगा, एक एक पॉइंट। ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं,
इनके पास क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। ये बने किससे होते हैं, ये आरएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, शुरू में ही बात किए थे, आरएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसमें। इन्हीं दो लोगों से ये क्या होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं। ये जो होते हैं आर्गन के अंदर आर्गन पाए जाते हैं, तो इसीलिए आर्गन विद इन ऑर्गेनल्स भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन बनाते जो हैं उसका यूज भी होता है अलग अलग जगहों पे। एंड कुछ जो राइबोसोम होते हैं, जो जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं ये जो होता हमारा है ये हमारा ईआर होता है। ईआर के ऊपर ऐसे अटैच होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और कुछ राइबोसोम ऐसे फ्लोट भी करते, सर्कल आकार के ही देखने के लिए मिलते हैं राइबोसोम, फ्लोट करते हैं। तो कुछ फ्लोटिंग होते हैं और कुछ ये जो ईआर है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं, ईआर से अटैच रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। देखिए आप अगर यहाँ पे आए हैं तो पहले से पढ़े हुए हैं और रिवीजन भी आपका ये चल रहा है। तो ये अटैच भी होते हैं, ईआर से अगर अटैच होंगे, और कुछ जो होंगे तैरते भी रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है राइबोसोम के बारे में। इससे ज़्यादा राइबोसोम के बारे में हमें नहीं लगता कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये जो राइबोसोम है ये दो प्रकार से देखने के मिलता है। तो हमने कहा हाँ मिलता है, एक 80S होता है और एक होता है 70S। कुछ लोग कहते हैं सर S क्या होता है। S एक सेडबर्ग यूनिट है। ये क्या है, सेडबर्ग यूनिट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक इसको सेडबर्ग यूनिट, जैसे कि आप वज़न को मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते, ग्राम का इस्तेमाल करते, उसी तरह से ये S जो है एक सेडबर्ग यूनिट है। और 70S और 80S दो तरह से देखने के लिए हमको मिलता है। तो राइबोसोम के बारे में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हमने ER की बात कर रहे थे, इस ER की बात करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू द इरेज दिस ER। इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे ER के बारे में। तो पॉइंट हम लोग का यहीं पे रहेगा। हम लोग ER के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो बाबू ER जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये इसी से अटैच होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो है ER, मतलब जो है ये ER है। ER इस तरह से कुछ अटैच रहता है और कुछ इस तरह से भी अटैच रहता है, इस तरफ से भी। देखो जो डायरेक्टली जो है यहाँ पे है, ये जो है ये क्या हो गया, ये भी राइबोसोम भी है, ER ही है। इसमें दो तरीके से ER देखने को मिलते हैं। ER का जो फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हम लोग जानते हैं आप लोग। ये जो हमारा है, एक जो है हमारा, अगर इस पर राइबोसोम अटैच पाया जाएगा तो ये रफ हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक बोलते हैं, ठीक है। अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो आप अपने दिमाग में नोट करिएगा। और अगर ये स्मूथ है, मतलब इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम। तो मतलब ER हम लोगों को जनरली दो तरीके से देखने को मिलता है। एक रफ इंडोप्लाज्म, मतलब एक रफ देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलता है, स्मूथ देखने के लिए मिलता है। जो रफ होता है ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, लिपिड। वहीं जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाता है। इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। और बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए। इसके जो होते हैं शेप अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब के फॉर्म में हो सकते हैं, सिस्टर्नी चिपटे चिपटे इसके देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग इसके शेप हो सकते हैं, जो मैंने लिखवाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखवाया है। तो वो शेप के बारे में लिखवाया है, जो सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स कहते हैं, मतलब इसके शेप कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं मोरल ऑफ द स्टोरीज के देखने की बात किए कर रहा हूँ कि एक कम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ER जो होते हैं क्लोजली विद द गोल्गी बॉडीज़, मतलब जो ER होते हैं यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ भी होता है और इधर जो है न्यूक्लियस भी होता है। तो दोनों जनरली देखने को मिलते हैं, ट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। और ये जो है स्टेरॉइड्स के भी फॉर्मेशन करते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसके देखने के लिए मिल सकते हैं। सही आ रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने ER के बारे में देखा, तो टाइप ऑफ ER के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। SER की अगर हम लोग बात करें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस पर कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ ये एक
स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं स्टोरेज भी रहते हैं। और ये लिपिड सिंथेसिस करता है, सबसे मेन बात है इसको। ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, और ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में बना होता है। राइबोसोम की अगर बात कर लें तो राइबोसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होता है। और ये सिस्टर्नी से जनरली बना होता है, ट्यूब्यूल्स भी कुछ इसमें होते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ओवरऑल फंक्शन क्या हो सकता है, इन्हीं दोनों फंक्शन को ऐड कर लो, वही टोटल क्या हो जाएगा फंक्शन। प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, ठीक है ना, ढेर सारे मैसेज को इधर उधर भेजना और अलग एक्टिविटीज़ करना, ठीक है ना, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ सेल के करना, और ढेर सारे जो है प्रोटीन को बनाने का सारा काम इन्हीं लोगों के मध्य होता है। देखो ER के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी इज अ सेल ऑर्गेनल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ सेल ऑर्गेनल, एक तरह के ये सेल ऑर्गेनल है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसको कैमेलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? कैमेलियो गोल्गी ने इसका डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1898 में कैमेलियो गोल्गी ने इसका डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? नर्व सेल ऑफ ऑल, जो ऑल थे उसके नर्व सेल में इन्होंने पाया था इसको। इसका एक दूसरा नाम बाबू, इसको ट्रॉफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ट्रॉफिक पुलिस ऑफ सेल मतलब ये सेल में किस चीज़ को कहाँ भेजना है इसी की जिम्मेदारी रहती है। जैसे कि इसने प्रोटीन बना दिया ना बाबू, तो इस प्रोटीन को उठा करके गोल्गी बॉडीज़ को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाएगा? गोल्गी बॉडीज़ को। किसको दे दिया जाएगा? ये जो गोल्गी बॉडीज़ है इसी को दिया जाता है। अब ये गोल्गी बॉडीज जो होता है पैक कर देता है इसी प्रोटीन को और लिपिड को, और पैक करके आगे वो कहाँ भेजना है उसी फॉर्म में। जब इसको स्ट्रेन किया गया मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, तो पाया गया। ये एक थिन मेथड्स है। यूजुअली ये अलग अलग तरह के सोल्यूशन को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं इसको निकालने के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट से हम लोगों ने इसको धुला नर्व सेल को, तो हम लोगों ने एक पतले से थ्रेड या एक रेमिफिकेशन जब हम लोगों ने सेल का किया। रेमिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सेल को हम लोगों ने जब सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो उसको कुछ समय के लिए उसको ट्रेस किया, तो रेमिफिकेशन किया, तो उसमें उन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखा। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया कैमिलियो गोल्गी को, और इसी के नाम पर इनको तो रख दिया गया। ये जो नोबेल प्राइज़ इनको 1996 में दिया गया था, 1906 में दिया गया था। अरे कोई बात नहीं। ये पोजीशन जस्ट ER के बाद ही इसका पोजीशन होता है, नियर द न्यूक्लियस भी हम लोग कह सकते हैं। कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसमें अगर देखा जाए ये एक पैलियोमार्फिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉलियोमार्फिक स्ट्रक्चर कुछ लोग कहेंगे सर गोल्गी बॉडीज़ का पैलियोमार्फिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे फंक्शन को कर रहा है या फिर बहुत सारे गाइडेंस को कर रहा है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट शेप बन जा रहे हैं सेल के, तो ये एक तरह से पैलियोमार्फिक स्ट्रक्चर भी रखता है, अलग अलग शेप को भी चेंज करता रहता है। इसके पास 2 फेस पाए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दबा हुआ रहता और एक उभरा हुआ शेप रहता। तो जो केव शेप होता है मतलब जो दबा हुआ शेप है उसे हम लोग कॉनकेव फेस बोलते हैं, और जो उभरा हुआ है इसे हम लोग कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। बात ध्यान दीजिए। कॉन्वेक्स जो फेस होता है एक्चुअल में ये हम इसे फॉर्मेशन फेस भी बोलते हैं, और जो हमारा कॉनकेव शेप होता है, ये जो कॉनकेव शेप है, कॉनकेव शेप टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के टूवर्ड है, और ये न्यूक्लियस के साइड में रहेगा कॉन्वेक्स साइड, क्योंकि जो मटेरियल ये देगा ये तुरंत ये इसको रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? यहाँ से जैसे प्रोटीन या लिपिड निकलेगा तुरंत ये रिसीव करेगा और उसको पैक करके क्या कर देगा? पैक कर देगा। तो किस तरफ से रिसीव करेगा? कॉन्वेक्स साइड से। और किस तरफ से रिलीज करेगा? कॉनकेव साइड से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैच्योरेशन साइड से रिसीव होगा और दूसरे साइड से इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो मटेरियल का पैकेजिंग हुआ, ये सारी चीज़ें हुए, ये किस में हो रहा है? गोल्गीज बॉडीज़ के थ्रू हो रहा है।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रोटीन या लिपिड बनेगा तो यहाँ पे आएगा और ये पैक करेगा। बाबू कोई प्रोटीन लिपिड बन जाता तो डायरेक्टली थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं, उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उसको पैक करेंगे, पैक करके उसको हम लोग आगे भेजेंगे पैक करने के बाद। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन इसमें होते रहते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ER ने लिपिड या प्रोटीन बनाया, इसको कौन पैक किया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास दो फेस है, एक कॉन्वेक्स है और एक क्या है, कॉनकेव है। इसको हम लोग फॉर्मेशन फेस जहाँ बनेगा उसे फॉर्मेशन फेस से बोलेंगे, और जब मेच्योर होकर निकलेगा तो उसे हम लोग मेचुरेशन फेस बोल देते हैं। तो एक फार्मिंग फेस हो गया, और एक देखो ये जो फेस होगा ये टूवर्ड द कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो फेस होगा कॉन्वेक्स फेस होगा टूवर्ड द न्यूक्लियस। इस चीज़ को बस आप याद रखें। अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके सर, जैसे कि हमने कहा कि ये पहला नंबर, ये देखो किसी चीज़ को निकाल भी रहा तो सीक्रेट भी कर रहा, साथ ही साथ कुछ देर के लिए स्टोरेज भी कर रहा, और ये जब ये मिल रहा है तो इसको मॉडिफाई कर रहा, पैक कर रहा तो मॉडिफिकेशन ही हो रहा, पैकेजिंग का काम भी कर रहा है। ये जब ये पैकेजिंग कर रहा है तो जिस फॉर्म में पैकेजिंग कर रहा है, जब ये पैकेजिंग कर देता है तब इसको, अब इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम लोग लाइसोसोम बोलने लगेंगे। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। एक सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम बन जाता है। तो ये मटेरियल को जब पैक करता है तो लाइसोसोम के फॉर्म, और लाइसोसोम एक तरह से हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है लाइसोसोम की, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी होता है। मतलब कोई भी वेस्ट अगर चीज़ है तो उसको डिस्पोज करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। कुछ भी सेल में ख़राब हुआ, इवन सेल को भी ख़त्म करना हुआ तो कौन ख़त्म करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम बाबू सेल का सेल ख़त्म कर देगा, सेल को ही खा के ख़त्म कर देगा। इसके पास इतने एंजाइम होते हैं, इतने हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं कि पूरे के पूरे सेल को भी अगर ख़त्म करना है तो कौन ख़त्म कर देगा, यही ख़त्म कर देगा, पूरे के पूरे सेल सिस्टम को ही ख़त्म कर सकता है। इसके पास इतनी कैपेसिटी, इसके पास इतने अलग अलग एंजाइम हैं। और ये कौन देता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कौन इन्फॉर्मेशन दिया, ER। एंड ER क्रिएट द गोल्गी जो अपर्चर है, पैक करता है वेसिकल्स के फॉर्म में और पैक करके भेज देता है। इसे हम लोग लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो कहेंगे सर लाइसोसोम के बारे में क्या बोल दिए आप। लाइसोसोम एक वेस्ट डिस्पोजल है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। ये एक कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ढेर सारे प्रोटीन, एंजाइम, बहुत सारे चीज़ें पाई जा रही हैं। ये सेल चाहे तो सेल को ख़त्म कर देगा। इसका यूज़ डाइजेस्टिव फूड को डाइजेशन करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल में अगर कोई फॉरेजन मटेरियल घुस गया उसको भी मारने के लिए, इवन बैक्टीरिया, वायरस, किसी चीज़ को मारना है तो भी, इवन सेल को ही, जो जिस सेल में है उसी को ख़त्म करना है, अगर उसी सेल को ख़त्म कर रहा है तो उसे हम लोग सुसाइडल बैग के रूप में मानते हैं। और ये सुसाइड करना भी एक होता है, अगर कोई खुद को ख़त्म कर रहा है तो उसे सुसाइड करना ही बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। एंड इसके बाद हम लोगों का अगर टॉपिक देखा जाए तो अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड है, फिर वैक्यूल है, फिर सेंट्रियोल। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों का है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसी में ही पाया जाता है। इस तरीके से अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाने तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन सेल होता है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, इस तरीके से। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो डबल मेम्ब्रेन होता है। कितने मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला होगा इनर मेम्ब्रेन। इसी में पाया जाता है मैट्रिक्स, मतलब इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा मैट्रिक्स पाया जाएगा। और इस मैट्रिक्स में अंदर जो होते हैं कुछ DNA भी पाए जाते हैं। ये जो दबा हुआ पोर्शन है इसे हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं, क्रिस्टर्स भी बोलते हैं। और इसमें DNA भी पाया जाता है, DNA भी पाया जाता है, जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं सब में देखने के लिए मिल सकता है। कह रहा मैच्योर जो RBC होती है उसमें देखने के लिए नहीं मिल सकता, प्रोकैरियोटिक में भी देखने के लिए नहीं मिल सकता। इसका आउटर मेम्ब्रेन भी होता है, इनर मेम्ब्रेन भी होता है। आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर देखने को मिलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं डीपली ऐसी तरह से मुड़े हुए हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसे ही है, उसमें छोटे छोटे पोर देखने के लिए मिलेंगे।
जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें एटीपी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एटीपी। मतलब हम इसे इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को करेंसी मतलब एनर्जी स्टोर हाउस भी बोलते हैं। इसके पास ढेर सारे एटीपी स्टोर होते हैं जिसे हम लोग एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये सेल के अंदर ही स्टोर होता है, जिसे हम लोग एनर्जी स्टोर हाउस भी बोलते हैं। एटीपी का बहुत सारे जगह पे स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है तो एटीपी का पूरे सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। हर सेल में एटीपी का स्टोर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, और यहीं पे रखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या चीज़ें हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं प्रोटीन जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा और सारी चीज़ों को करेगा। कहीं पे भी होगा, कोई भी कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, किसी भी तरीके का रिएक्शन अगर हो गया तो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड में कई तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। क्या क्या देखने को मिल सकता है? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, बात सही है। प्लास्टिड सिर्फ किस में पाया जाएगा? सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा प्लास्टिड। और इस प्लास्टिड के कई टाइप्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो है इसके कई तरीके से भी देखने। प्लास्टिड किस में पाया जाएगा? सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा। इसके दो टाइप्स जनरली एनसीईआरटी में जो लिखता है, दो टाइप्स कहते हैं। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर्ड पिगमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस इसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कलरलेस। कैसा होगा ये? कलरलेस होगा, मतलब इसमें कलर ही नहीं पाए। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर। क्रोमोप्लास्ट के अलावा भी हम लोगों के पास एक प्लास्ट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? देखो बाबू, जो हमारा प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो होता है, उस क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट पाए जाने के कारण ही वो दिखता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। मतलब प्लांट जो हरा, जो पत्ती अगर हरी दिख रही हैं तो वो किस वजह से दिख रही हैं? वो ग्रीन किस वजह से दिख रही हैं? क्लोरोफिल ए की वजह से ही ग्रीन दिख रही हैं। और ये किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो सर क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? लीफ, जो फूल देखते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स में पाया जाता है, कलरफुल होते हैं। तो जनरली ये, तो ल्यूकोप्लास्ट जनरली जो होते हैं कोई कलर नहीं होता है, और ये साथ ही साथ स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, इन सबको स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो हो गया, जैसे कि फ्लावर के जो होते हैं कलरफुल जो पार्ट होते हैं उसमें काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर के पिगमेंट। तो तीन तरीके से जनरली के हमको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन तरीके से हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डीप स्ट्रक्चर है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं जिसे हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। इस थैलाक्वाइड के अंदर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए और बी। कई तरीके से पाए जाते हैं, उसी क्लोरोफिल ए और बी की वजह से ही जो ये होता है देखने के लिए मिलता है। इसमें जो होता है एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए लैमेला पाया जाता है। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम लोग इसमें कुछ डीएनए भी पाया जाता है, ये भी समझ लेते हैं। डीएनए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा था, प्लास्टिड में पाया जा रहा है, प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है। एक आखिरी टॉपिक बचता है और इसके बाद सेंट्रियोल और इसके बाद सेल डिवीजन, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। बस 10 से 15 मिनट का है, 10 से 5 मिनट बचा हुआ है जो भी है। वैक्यूल बाबू खाली जगह को बोला जाता है। जो प्लांट सेल होते हैं
या फिर एनिमल्स में भी वैक्यूल्स बनता है। एनिमल्स नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये भी जो है वैक्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम लोग फूड वैक्यूल्स भी बोलते हैं। जैसे कि अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर ये जो फूड होता है, फूड वैक्यूल्स जो होता है, इसमें फूड जो है सूडोपोडिया के द्वारा फूड कैप्चर करता है, तो इसमें खाली जगह, वैक्यूल्स का मतलब होता है खाली जगह। तो अमीबा में भी फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। प्लांट में भी जो बड़े बड़े जगह देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, ये वैक्यूल्स है। ठीक है ना। ये जो वैक्यूल्स होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और जो वैक्यूल्स का जो ये लेयर होता है इसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, टोनोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, बहुत सभी लोग पूछते हैं कि सर वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोलेंगे। वैक्यूल जो होते हैं स्मॉल होते हैं, एनिमल में बहुत छोटे होते हैं या नहीं भी होते हैं, सीधे कह दें। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट में जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, जो भी वेस्ट चीज़ें उठा करके इसी में डाल दो वैक्यूल में, फिर ज़रूरत पड़े तो फिर ले लो। ठीक है ना। तो जैसे स्टोर हाउस भी कुछ चीज़ों का हो जाता है, अमीनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का एक स्टोर हाउस भी हो जाता है। अमीबा में फूड वैक्यूल्स देखने के लिए मिलता है कि फूड उसमें काफ़ी देर तक रहता है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। वैक्यूल जैसे कि हम लोगों ने फिश में जो होता है कुछ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी उनमें पाया जाता है, एयर कैविटी पाई जाती है। आप एक मेरी तरफ से जो है आप लोगों ने जो टोटल पढ़ा हुआ है उसमें जो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को एक कैसे बनाइएगा, उसमें डिफरेंट लिख लीजिएगा। बहु प्लांट सेल में 50 से 90% तक का जो होता है वैक्यूल, ऐसे इतना बड़ा बड़ा वैक्यूल। प्लांट बम्बू स्पीसीज देखे होंगे, ये टोटल इतना वैक्यूल है, मतलब साइड साइड में, किनारे किनारे, उसमें कभी बम्बू स्पीसीज को काटना तो देखना तो साइड साइड में उसमें पाए जाएंगे। तो अब मेरी तरफ से प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस लिख लीजिएगा, डिफरेंस। तो जो सेंट्रियोल्स होता है, कुछ लोग कहेंगे सर सेंट्रियोल्स बाबू ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में जब सेल को डिवीज़न करना होता है, मतलब एक सेल से जब 2 सेल बनाना होता है, तो सेंट्रियोल जो होता है डीएनए को, जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डिवाइड करके 2 भागों में करता है। तो हम अगर कोई पूछे कि सर सेंट्रियोल्स क्या होता है, तो सीधे सीधे कहो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये एनिमल्स में सिर्फ पाया जाता है। किसे पाया जाता है, जैसे वैक्यूल सिर्फ प्लांट में पाया जा रहा है, उसी तरह से ये सिर्फ एनिमल में पाया। ओवरऑल हमारा ये टोटल टॉपिक्स था। नाउ वी आर गोइंग टू द आवर टॉपिक, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। क्या है, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में हम लोग देखेंगे सेल डिवीज़न। तो कहोगे कि सर ये सेल डिवीज़न है क्या, मैंने पहले भी बता चुका है। सेल का एक भाग, जैसे सेंट्रियोल खत्म हुआ, सेल 2 भागों में सब डिवाइड हुआ। हाँ, तो सेल डिवीज़न जो होता है में एक सेल 2 भागों में डिवाइड होगा। अगर दोनों का क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n ही 2n रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस। अगर ये क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया तो हम इसको बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस, MEOSIS है, मियोसिस। मियोसिस, कुछ लोग कहेंगे सर ये मियोसिस में यहाँ पे IOSIS होता है, सही है, यही ही होता है। माइटोसिस में ये सर IS होता है, सही है। नाउ तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा, मान लो ये 46 है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे मान लो 46 है तो ये भी क्या रहेगा 46, और ये भी कितना रहेगा 46, मतलब ये क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, इसमें सेम रहेगा। ये कब होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जब जर्म सेल बनाना होता है या गैमीट बनाना होता है तब ये होता है। जैसे स्पर्म और एग जब बनाना होता है तो ये क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है। रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का रीजन क्या है, ग्रोथ करना। जैसे कि आपकी बॉडी लगातार ग्रोथ कर रही है तो सेल डिवीजन की ज़रूरत होगी। कट गया, अगर घाव भरना है तो सेल डिवीजन की, मतलब ओल्ड टिश्यू है उसको बदलना। जैसे सांप जो है अपने केचुल को चेंज कर रहा है तो रिप्लेस कर रहा है, तो बदल रहा है। आपकी भी चमड़ी छूटती है तो नए सेल आते हैं तो भी रिप्लेस हो रहा है। किसी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, गैमीट फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे कि आपने देखा रिप्रोडक्शन के लिए। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में मैंने आपको समझा दिया कि माइटोसिस जो होता है 2n से 2n ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। मतलब जितने उसमें 46 है तो 46 है, 46 ही रहेंगे, मतलब डाटर सेल सेम नंबर्स होंगे।
ये जनरली कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? ये जनरली ग्रोथ में इस्तेमाल होंगे, रिपेयर में इस्तेमाल होंगे। ये कहाँ ग्रोथ और रिपेयर में कौन इस्तेमाल होंगे? माइटोसिस इस्तेमाल होंगे। तो मियोसिस कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे। कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे। यही एक ही जगह होता है मियोसिस में, सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन करने के लिए। एक्चुअल में इसमें 2 डिवीज़न होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट होता है और एक होता है मियोसिस सेकंड। तो इसमें टोटल 4 सेल बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने सेल बनेंगे? 4 सेल टोटल बनते हैं। लेकिन इसमें कितने सेल बनेंगे? 2 सेल ही बनेंगे। इसमें कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। इसमें कितने सेल बनेंगे? 4 सेल। 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा, यन 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 यन, सब में हाफ ही होगा। मतलब ये भी 23 होगा तो ये भी, ऐसा नहीं है कि सर 4 में बांटेंगे, नहीं नहीं नहीं, 4 में नहीं बांटेंगे, नहीं सर 46 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा रख दीजिए, नहीं, ये आधा आधा ही रखा जाएगा, सब में 21 ही पाया जाएगा मियोसिस में। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक रहा है। ये टॉपिक में हमारा यही सारी चीज़ें हैं, जो आपके सामने नोट भी है, वही सारी चीज़ें मैंने दिखाया है और मैंने आपको रिवीजन करवाया है। और ये रिवीजन में यही सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या जो चीज़ें कुछ आप लोगों को लग रही है कि सर मुझे और भी जानना है, या कोई टॉपिक अगर छूट भी रही है तो आप ज़रूर बताइए, उसको हम शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में मैं किसी में कवर कर लूँगा या बना दूँगा। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर हमको और भी समझना है तो हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं, चैट में भी अगर समझ सकते हैं, कोई डाउट्स रह रहा है तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा, जहाँ तक मेरे पास सुविधा उपलब्ध है वहाँ। इवन अगर कुछ और चीज़ें भी छूट जा रही हैं तो आप मेरे पास मैसेज करिए, मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूँगा, क्लास में भी आपको चीज़ों को बता दूँगा, मैसेज में भी बता दूँगा। टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे बायोश्याम सर्च कर लीजिए। इवन व्हाट्सअप पे भी आप लोग जो है बायोश्याम सर्च कर लीजिए, ग्रुप जो स्टेटस वाला होता है वहाँ पे जा कर के सर्च करेंगे तो वहाँ पे बायोश्याम सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पे ईजिली मेरा नाम आ जाएगा। यूज़र नेम भी अगर देखेंगे बायोश्याम सर अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा वहाँ पे भी यूज़र नेम भी। तो आप कहीं से भी हमसे चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करके मैसेज करके हमसे बातें कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक है तो उसको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर और भी चाहिए तो क्वेश्चन आंसर पहले NCERT आप देखिए, उसको लर्न करिए, लगाइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो नए टॉपिक, जो हमारा नई NCERT है, जो न्यू NCERT है, उस NCERT को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं सैटरडे को। हर सैटरडे को 9th का एक सिलेबस चलता है, 10th का जो है संडे को चलता है। तो इस तरह से हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म में वीडियोस चलते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है। जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं, जो टॉपिक बताए गए हैं, उन्हीं का रिवीजन हम लोगों का कंटिन्यूअस चलता रहेगा। बाकी थैंक यू एवरीवन।